ओके शुक्रिया, शागिल ने कहा और हाथ बढ़ाकर पैडल दबा दिया और फिर टून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि हेडक्वार्टर से 10-12 आदमी वो खुद साथ ले जाकर क्रूशो पहाड़ी के गिर्द हिसार कायम कर सके। जोरगान के ऊंचे नीचे वीरान पहाड़ी इलाके में इमरान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये सारा इलाका वीरान था। इमरान साहब अपने असलहे के साथ साथ खसूसी कोई पेमाई का सामान भी खरीद लिया है, उसकी वजह। सफदर ने पूछा। मालूम हुआ है कि लॉन्चिंग पैड एक पहाड़ी के अंदर छुपा कर बनाया गया है। उससे पहले सिक्योरिटी जोन है और उसके गिर्द पहाड़ियां अगली तरफ से स्लेट की तरह साफ और सीधी हैं और चारों तरफ पहाड़ियों की चोटियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने और मशीन गनों से मुसल्लह अफराद 24 घंटे मौजूद रहते हैं जो सामने और साइडों पर नजरें रखते हैं। इमरान ने तफसील के साथ जवाब देते हुए कहा, आपका मतलब है कि आप अगली तरफ से कोहे पेमाई के अंदाज में ऊपर जाएंगे? सफदर ने कहा, हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इमरान ने कहा और सफदर समेत सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो ऊंची मगर सीधी और स्लेट की तरह साफ पहाड़ी के दामन में पहुंच गए और इमरान ने कमर से रस्सी बांधकर और कोहे पेमाई के अंदाज में फौलादी कड़े पहाड़ी में ठोंक कर उनकी मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार एक जानलेवा जद्दोजहद के बाद वो चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। उसने चोटी पर मौजूद बड़ी सी चट्टान पर लेटकर आगे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया ताकि दूसरी तरफ के सेटअप को बखूबी देख सके। उसने चट्टान पर आगे की तरफ खिसक कर नीचे देखा तो नीचे एक मस्ता चट्टान पर एक हैवी मशीन गन और एक एयरक्राफ्ट गन मौजूद थी जिनका रुख सामने की तरफ था। वहाँ एक हैमा लगा हुआ था और उसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। अलबत्ता वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने कमर से बंधी हुई रस्सी खोलकर उसे एक चट्टान से बांध दिया और कमर की साइड पर मौजूद एक जिप खोलकर उसने अंदर से एक मशीन पिस्टल निकालकर जिप बंद की और फिर मशीन पिस्टल को ऊपर वाली जेब में रखकर वो आगे बढ़ा और फिर बड़ी एहतियात से चट्टानों पर पैर रखते हुए नीचे उतरने लगा। लेकिन अभी वो हाथ से बुलंदी पर था कि उसने हैमे में से एक आदमी को बाहर निकलते देखा। उस आदमी की पुश्त इमरान की तरफ थी लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो घूम रहा हो। इमरान तेजी से सिमट कर एक साइड पर मौजूद चट्टान की ओट में हो गया लेकिन चट्टान के साथ चेहरा टकाए वो उसकी तरफ देख रहा था। वो आदमी मुड़ने के बजाय आगे बढ़ गया और फिर वो हैवी मशीन गनों और एयरक्राफ्ट गनों का चक्कर लगाकर वापस हैमे में चला गया तो इमरान ओट से निकला और एक बार फिर तेजी से नीचे उतरने लगा और अभी वो तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर था कि यकलहत हैमे में से यके बाद दीगरे 3 आदमी बाहर आ गए। अरे ये कौन है? उनमें से एक ने चीख कर कहा। अरे वाकई, दूसरे आदमी ने कहा और इसके साथ ही उसने तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला ही था कि इमरान ने यकलहत छलांग लगाई और फिर वो किसी उड़ते हुए परिंदे की तरह जमीन की तरफ बढ़ता चला गया। वो तीनों चंद लम्हे तो हैरत से बुत बने खड़े उसे नीचे से आते हुए देखते रहे। इधर इमरान के कदम जैसे ही हमवार जमीन पर पड़े वो पैराट्रॉपिंग के अंदाज में यकलहत दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला गया। उसके ज़मीन पर पहुंचकर दौड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे वो कंट्रोल से बाहर हो रहा हो। उसी लम्हे इन तीनों में से एक आदमी ने जेब से हाथ डाला और दूसरे लम्हे इमरान पर एक बार फिर किसी परिंदे की तरह फिजा में उछला और दूसरे लम्हे उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उनमें से एक के सीने पर पड़ी और उसका बाजू दूसरे आदमी के सीने पर पड़ा और वो दोनों चीखते हुए उछलकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरे जबकि तीसरे ने चीखते हुए इमरान पर हमला कर दिया। लेकिन इमरान इन दोनों को गिराकर यकलहत गलाबाजी खाकर इन गिरने वालों के सरों के पीछे जा खड़ा हुआ जबकि तीसरा आदमी जिसने इमरान पर हमला किया था वो उठने की कोशिश करते हुए अपने दोनों साथियों पर गिरा और वो तीनों ही वहीं लोट-पोट होकर रह गए जबकि इमरान की लात बिजली किसी तेजी से हरकत में आई और उठता हुआ एक आदमी चीखता हुआ धमाके से नीचे जा गिरा जबकि उसी लम्हे इमरान ने उछलकर दूसरी टांग की ज़रब दूसरे उठते हुए आदमी की कनपट्टी पर मार दी और इसके साथ ही तेजी से झुककर उसने तीसरे आदमी को गर्दन से पकड़कर एक झटके से हवा में उछाल दिया। वो आदमी हवा में कलाबाजी खाकर पुश्त के बल जमीन पर धमाके से जा गिरा लेकिन इमरान उसे उछालकर अभी पूरी तरह संभला नहीं था कि पहले आदमी ने पूरी कुव्वत से उछलकर उसकी टांगों पर हाथ से ज़रब लगाई तो इमरान टांग पर ज़रब खाकर मुँह के बल नीचे गिरा ही था कि दूसरे आदमी ने उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली की ज़रब लगाने की कोशिश की लेकिन इमरान का जिस्म मुँह के बल नीचे गिरते ही खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछला और ज़रब लगाने वाला आदमी सीने पर मखसूस अंदाज की ज़रब खाकर चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा। इस आदमी ने जिसने इमरान की टांग पर ज़रब लगाकर उसे नीचे गिराया था बिजली किसी तेजी से जेब में मशीन पिस्टल निकाल लिया लेकिन इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता इमरान की लात तेजी से घूमी और मशीन पिस्टल इस आदमी के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वो आदमी हाथ पर ज़रब खाकर घुमा ही था कि इमरान ने उछलकर टांग की दूसरी ज़रब उसकी पसलियों पर लगाई और इस बार वो आदमी टकराता हुआ पहलू के बल नीचे गिरा और फिर पलटकर सीधा हुआ ही था कि इमरान ने उछलकर दोनों पैर इकट्ठे करके उसकी सीने पर मारे और उछलकर एक तरफ हो गया। इस आदमी के जिस्म ने जोरदार झटका खाया और उसकी नाक और मुंह से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। फिर चंद लम्हे तड़पने के बाद वो एक झटका खाकर साकत हो गया। अब इमरान इस आदमी की तरफ पलटा जो पुश्त के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। वो सीने पर ज़रब खाकर बेहोश हो चुका था। इमरान ने एक लम्हे के लिए उसे देखा फिर वो इस आदमी की तरफ मुड़ गया जिसे इसने गर्दन से पकड़कर हवा में उछाला था। इस आदमी की गर्दन मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। इमरान ने बेइख्तियार एक तवील बड़ा सांस लिया। इन तीनों में से 2 आदमी हलाक हो चुके थे जबकि एक बेहोश था। इमरान को एहसास था कि इसके साथी पहाड़ी के नीचे बेचैन खड़े होंगे क्योंकि एक लिहाज से इमरान उनकी नज़रों से गायब हो चुका था लेकिन वो इस बेहोश आदमी को इस तरह छोड़कर जाने का रिस्क ना ले सकता था। चुनाचे वो आगे बढ़ा और हैमे में दाखिल हो गया। यहाँ 3 फोल्डिंग बेड पड़े थे, साथ ही एक मेज़ मौजूद थी और हैमे के दूसरे कोने में सिलेंडर गैस से चलने वाला चूल्हा और साथ ही चाय के बर्तन पड़े नजर आ रहे थे।
जबकि एक साइड पर रैक भी नजर आ रहा था जिसमें खाने के बांड डिब्बे पड़े थे। इस रैक के खाने में रस्सी का काफी बड़ा बंडल भी मौजूद था। उसने वो रस्सी उठाई और हैमे से बाहर आकर उसने इस बेहोश आदमी को पलट कर उसके दोनों हाथ उसके कमर में करके उन्हें इकट्ठा करके रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर उसने बाकी रस्सी इस आदमी की गर्दन के गिर्द डालकर उसे इसकी कमर में इस अंदाज में बांध दिया कि अगर ये आदमी उठकर बैठने की कोशिश करता तो रस्सी के खिंचाव की वजह से वापस पुश्त के बल जा गिरता, और अगर हाथ आज़ाद कराने की कोशिश करता तो रस्सी उसके गले में तंग हो जाती। ये बंदोबस्त करके इमरान मुड़ा और वापस उसी चट्टान की तरफ बढ़ गया जिधर से वो नीचे उतरा था। चट्टानों के रहनों में पैर रखकर वो ऊपर चढ़ आया और उसने आगे की तरफ झुककर नीचे देखा तो उसके सब साथी गर्दनें उठाए ऊपर की तरफ ही देख रहे थे। इमरान ने हाथ लहराया तो नीचे मौजूद सब साथियों ने भी हाथ लहरा दिए। इमरान ने चट्टान के साथ बंधा हुआ रस्सा खोला और फिर उसे मखसूस अंदाज में झटका दिया। तो इस मखसूस झटके का मतलब था कि एक साथी इस रस्से की मदद से ऊपर आ सकता है। चुनांचे जूलिया ने अपनी कमर से रस्सा बांधा और इमरान ने रस्से को महसूस अंदाज में खींचकर उसे ऊपर की तरफ उठाया। जूलिया चट्टानों के रहनों में ठोंके गए फौलादी कड़ों में पैर रखकर स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ती चली आई और फिर जैसे ही करीब पहुंची इमरान ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से ऊपर खींच लिया। तुम बहुत देर गायब रही हो, क्या हुआ था? जूलिया ने अपनी कमर से रस्सा खोलते हुए कहा। इधर जंग लड़ता रहा हूँ, इमरान ने रस्सा नीचे फेंकते हुए कहा ताकि इस रस्से की मदद से जूलिया की तरह दूसरे साथी ऊपर आ सके। फायरिंग की आवाज़ तो नहीं आई, जूलिया ने कहा। मैंने दानिस्ता फायरिंग नहीं की थी क्योंकि पहाड़ी इलाके में फायरिंग की बाज़ कश दूर तक सुनाई देती है, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल कमांडर लॉन्चिंग पैड के सिक्योरिटी ऑफिस में मौजूद था कि फ़ोन की घंटी बाज उठी। उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल कमांडर ने तेज लहजे में कहा। कैप्टन जेराल्ड बात करना चाहते हैं चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कर्नल कमांडर बेइख्तियार चौंक पड़ा। कराओ बात, कर्नल कमांडर ने तेज लहजे में कहा। कैप्टन जेराल्ड बोल रहा हूँ चीफ, मशीन रूम से। आप फौरन यहाँ आ जाए, इंतहाई तशवीशनाक मामला है, कैप्टन जेराल्ड ने तशवीश भरे लहजे में कहा। क्या हुआ है? कर्नल कमांडर ने तेज लहजे में पूछा। आप आ जाएं फिर बात होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल कमांडर ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और एक झटके से उठकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक मुस्ततील शक्ल के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मेज़ और कुर्सियाँ मौजूद थी। मेज़ पर एक मशीन रखी हुई थी जिसकी बड़ी सी स्क्रीन 4 हिस्सों में तकसीम शुदा थी और हर हिस्से पर बंजर पहाड़ियों के मनाजर नजर आ रहे थे। मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर एक दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। मेज़ पर एक तरफ फ़ोन रखा हुआ था। कर्नल कमांडर के अंदर दाखिल होते ही वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। बैठो, क्या मसला है कैप्टन जेराल्ड? कर्नल कमांडर ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही कैप्टन जेराल्ड भी कुर्सी पर बैठ गया। ये देखें चीफ, इस मशरकी हिस्से की तरफ यहाँ पुरस्कार सरगर्मियाँ हो रही हैं कैंप 3 में, कैप्टन जेराल्ड ने स्क्रीन से एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे पूरी स्क्रीन पर फैला दो, ऐसे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कर्नल कमांडर ने कहा। तो कैप्टन जेराल्ड ने मशीन के यके बाद दीगरे चंद बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर धमाका सा हुआ और फिर एक मंजर पूरी स्क्रीन पर फैल गया। ओ ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? हमारे आदमी को क्या हुआ? कर्नल कमांडर ने चीख कर कहा और उसका चेहरा हैरत की शिद्दत से कदरे बिगड़ सा गया था। स्क्रीन पर एक खैमा लगा हुआ नजर आ रहा था जिसकी साइड पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी मौजूद था और सामने के रुख हैवी मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद थी, जबकि वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। अलबत्ता अकब में ऊंची जगह पर एक औरत और 4 मर्द नीचे उतर रहे थे। उनका रुख कैंप की तरफ था। ये कौन लोग हैं और ये इतनी बुलंदी पर किस तरह पहुंच गए हैं? हमारे आदमी कहाँ हैं? कर्नल कमांडर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। हमारे 3 आदमी थे यहाँ, जिनमें से 2 की लाशें पड़ी हुई हैं जबकि एक खैमे में बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ भी अकब में बंधे हुए हैं और उसकी गर्दन में भी रस्सी डाली गई है, कैप्टन जेराल्ड ने कहा। मगर ये हैं कौन लोग और यहाँ कैसे पहुंचे? कर्नल कमांडर ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है जनाब कि ये पाकिस्तानी एजेंट है और ये किसी नामालूम तरीके से चोटी पर सही सलामत पहुंच गए हैं और अब ये हेलीकॉप्टर के जरिए सिक्योरिटी जोन में आने की कोशिश करेंगे, कैप्टन जेराल्ड ने कहा। ओ वेरी बैड, ये कोई जिन बूथ हैं, ये तो आरोहिल में थे, ये किस तरह यहाँ पहुँच गए? इन्हें फ़ौरन हलाक कर दो, फ़ौरन, कर्नल कमांडर ने चीखते हुए कहा। यहाँ तो कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं है जनाब जिसकी मदद से उन्हें हलाक या बेहोश किया जा सके, क्योंकि ये बात तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी कि ये लोग इस तरह हमारे कैंप में पहुँच जाएंगे। अलबत्ता जब ये हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे आएंगे तो हम इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देंगे, कैप्टन जेराल्ड ने कहा। कैसे, किस तरह? कर्नल कमांडर ने होंठ बेचते हुए कहा। बाकी कैंपों में भी एंटी एयरक्राफ्ट गनें मौजूद हैं, इनको हुक्म दिया जा सकता है और हेलीकॉप्टर भी रेडियो कंट्रोल्ड है, उसे जाम करके भी उन्हें हेलीकॉप्टर समेत तबाह किया जा सकता है, कैप्टन जेराल्ड ने जवाब दिया। तो कर्नल कमांडर ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे और अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल ना किया तब कर्नल कमांडर ने कहा उसके बगैर ये यहाँ नहीं आ सकते जनाब, कैप्टन जेराल्ड ने कहा और कर्नल कमांडर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान हैमे से बाहर आया तो उसके साथी चौंक पड़े। क्या बताया है इस आदमी ने? इमरान साहब, सफदर ने बेचैन होकर पूछा। इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम लॉन्चिंग पैड के सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो सकते हैं, वरना कोई दूसरी सूरत नहीं है, और यहाँ इस जैसे 3 और कैंप भी मौजूद हैं जहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गनें और मशीन गनें मौजूद हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब क्या करना है? जूलिया ने कहा। मैं हेलीकॉप्टर का जायजा ले लूँ फिर बात होगी, इमरान ने कहा और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। यह हेलीकॉप्टर लाजमन रेडियो कंट्रोल्ड होगा, कैप्टन शकील ने कहा। न सिर्फ रेडियो कंट्रोल्ड होगा बल्कि हमें यकीनन नीचे सिक्योरिटी जोन में किसी स्क्रीन पर देखा भी जा रहा होगा और हेलीकॉप्टर को किसी भी कैंप से एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना बनाया जा सकता है।
صفدر نے جواب دیا، عمران کے ذہن میں یہ ساری باتیں موجود ہوں گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر عمران ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ یہ انتہائی خطرناک ہیلی کاپٹر ہے، یہ نہ صرف ریڈیو کنٹرولڈ ہے بلکہ اس کی مشینری کو دوران پرواز جام بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے دوران پرواز ہیوی مشین گنوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، کیا ہم دوسرے کیمپوں کو یہاں موجود گنوں سے تباہ نہیں کرا سکتے؟ تنویر نے کہا، نہیں، یہ ایک دوسرے کی رینج میں نہیں آتے، البتہ ہمیں اس ہیلی کاپٹر کو اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے بچانے کے لیے انتہائی نیچے پرواز کر کے لے جانا ہوگا۔ بالکل نیچے، جیسے کوئی تباہ شدہ ہیلی کاپٹر نیچے گرتا ہے، اس انداز میں عمران نے کہا، میں پائلٹ کروں گا اس ہیلی کاپٹر کو۔ تنویر نے کہا، نہیں، یہ انتہائی خطرناک کام ہے، معمولی سی غفلت سے ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے یہ ذمہ داری میری ہے کہ تمہیں صحیح سلامت لے کر جاؤں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، مشینری جام ہونے پر کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا، اس کا بھی توڑ ہے، ہم اسے سٹارٹ کر کے خود ہی انجن آف کر دیں گے اور یہ خود بخود نیچے گرتا جائے گا، اور جب ہم نیچے مطلوبہ بلندی پر پہنچ جائیں گے تو پھر انجن سٹارٹ کر دیا جائے اور پھر جب تک وہ لوگ اسے دوبارہ جام کریں ہم منزل پر صحیح سلامت پہنچ چکے ہوں گے۔ عمران نے کہا، یہ تو انتہائی رسک ہے۔ عمران، کوئی اور صورت سوچو، جولیا نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ واقعی انتہائی رسک ہے، موت اور زندگی میں صرف پلک جھپکنے سے بھی کام وقفہ ہے، لیکن بے فکر رہو، ہم حق پر ہیں، اس لیے قدرت بھی ہماری مدد کرے گی، آؤ مزید وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، عمران نے کہا اور واپس ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ میز کے پیچھے کرسیوں پر کرنل کمانڈر اور کیپٹن جیرالڈ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر موجود مشین کی اسکرین پر عمران اور اس کے ساتھی کیمپ میں کھڑے نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اب یہ کب تک وہاں کھڑے رہیں گے؟ کرنل کمانڈر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے آنے کے، اور ہمارے باقی کیمپوں والے ہماری ہدایات پر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں اور ہیوی مشین گنوں سمیت تیار ہیں۔ جیسے ہی یہ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوگا، اسے فوری نشانہ بنا دیا جائے گا، اسی لیے آپ بے فکر رہیں۔ اب ان کی موت یقینی ہو چکی ہے، کیپٹن جیرالڈ نے کہا۔ وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کرنل کمانڈر نے کہا، اور کیپٹن جیرالڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسکرین پر ایک عورت اور 4 مرد، جن میں سے 3 مردوں کی پشت پر سیاہ رنگ کے بیگ تھے، ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کا منظر تو ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے، کرنل کمانڈر نے کہا۔ نہیں جناب، اس کی ضرورت بھی نہیں، چند لمحوں بعد یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے والا ہے، کیپٹن جیرالڈ نے جواب دیا۔ اور کرنل کمانڈر نے اسکرین پر نظریں گاڑ دی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر نظر آنے والا ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہوا، اس کے پر تیزی سے گھومنے لگی اور پھر وہ اوپر کو اٹھا، لیکن بلندی پر جانے کی بجائے وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھ کر گہرائی کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑنے کی بجائے کسی جیپ کی طرح پہاڑی پر ہی دوڑتا ہوا گہرائی کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اوپر کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کرنل کمانڈر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کیپٹن جیرالڈ کوئی جواب دیتا، اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے تیزی سے گھومتے ہوئے پر ایک لحاظ آف ہو گئے، اور اب اس طرح گھوم رہے تھے جیسے پنکھا آف کر دیا جائے گا، تب اس کے پر کافی دیر تک آہستہ آہستہ گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کسی بھاری چٹان کی طرح نیچے گہرائی میں گرنے لگ گیا۔ اس کا انجن خود بخود بند ہو گیا ہے، یہ اب خود ہی تباہ ہو جائے گا، کیپٹن جیرالڈ نے مسرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اور کرنل کمانڈر آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرتا دکھائی دے رہا تھا، اور کیپٹن جیرالڈ اور کرنل کمانڈر دونوں سانس روکے اور آنکھیں پھاڑے اسکرین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی حیرت انگیز شعبدہ دیکھ رہے ہوں۔ اب یہ نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے، کرنل کمانڈر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ یہ ختم ہو گئے چیف، خود ہی ختم ہو گئے، ہماری بجائے قدرت نے ان کا خاتمہ کر دیا، کیپٹن جیرالڈ نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسکرین پر ہیلی کاپٹر کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرتا دکھائی دے رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کسی بھی لمحے وہ نیچے گر کر تباہ ہو جائے گا، لیکن پھر آدھے سے زیادہ گہرائی میں گرتے ہی ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ اس کے پر خود بہت تیزی سے چلنے لگے، اور ہیلی کاپٹر ایک لمحے میں فضا میں معلق ہوا اور پھر تیزی سے نیچے آنے لگا، لیکن اب وہ کسی پتھر کی طرح نہ گر رہا تھا بلکہ اپنے مخصوص انداز میں نیچے اتر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ کرنل کمانڈر نے یک لحظ چیخ کر کہا۔ اب تو یہ گنوں سے بھی محفوظ ہو چکا ہے، کیپٹن جیرالڈ نے بھی رک رک کر کہا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر نیچے مست اور ہموار زمین پر آ کر رک گیا، اور اس میں سے ایک عورت اور 4 مرد چھلانگیں لگا کر نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے سامنے نظر آنے والے دروازے کی طرف بھاگ پڑے۔ ایک بہت وسیع اور ریز ہال نما کمرے میں، جس کی چھت سینکڑوں فٹ اونچی نظر آ رہی تھی، اور یہ کمرہ جہاں نیچے سے بے حد چوڑا تھا وہاں اوپر جاتے ہوئے محروتی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جہاں چھت تھی وہاں اس کی چوڑائی ہال کی نسبت کافی کم تھی۔ اس ہال کے درمیان میں ایک لانچنگ پیڈ بنا ہوا تھا جس میں اس وقت ایک بڑا میزائل نصب تھا، جس کے اوپر والے حصے میں نوک سے ذرا نیچے ایک سائڈ پر ایک لمبی درارنما جگہ کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس میزائل کے گرد چاروں طرف چوکور پایوں سے بنے ہوئے پنجرے اوپر سے چھت تک چلے گئے تھے، اور ایک سائڈ پر ایک بڑی کرین موجود تھی۔ ان چوکور پایوں پر سفید کوٹ پہنے ہوئے چند افراد اس کھلی جگہ کے قریب موجود تھے۔ کرین کے آگے والا حصہ میزائل کی اس کھلی جگہ پر موجود تھا جس میں خلائی سیارہ گرپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس خلائی سیارے کے 2 بڑے بڑے پر تھے جو اس طرح لپٹے ہوئے تھے جیسے کسی پرندے کے پر لپٹے ہوتے ہیں، اور یہودیوں کا خاص نشان اس پر واضح نظر آ رہا تھا۔ نیچے ایک لمبے قد کا بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا، اس کی آنکھوں پر اینک تھی، سر کے بال سائڈوں پر جھالر کی طرح لٹک رہے تھے، اس کی چھوٹی مونچھیں بھی سفید تھیں اور بھوؤں کے بال بھی سفید تھے۔ اس کے ساتھ 4 اور افراد سفید کوٹ پہنے ہوئے موجود تھے۔ اس لمبے قد کے آدمی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مائک تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر گوپال، آپ پہلے اندر جائیں، پھر پیس کیپر کو اندر بھیجا جائے گا تاکہ آپ اسے سنبھال سکیں۔ پیس کیپر کے بعد ڈاکٹر جے پال اور ڈاکٹر موہن اندر جائیں گے، اس بوڑھے نے مائک میں بولتے ہوئے کہا۔
यस डॉक्टर मूलचंद। ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी और फिर एक आदमी जो पाइप पर इस खुली जगह के करीब मौजूद था तेजी से उछलकर इस खुली जगह में दाखिल हुआ और चंद लम्हों बाद नज़रों से गायब हो गया। पीस कीपर भेजे डॉक्टर मूलचंद, मैं ओके हूँ। थोड़ी देर बाद पहले वाली आवाज़ सुनाई दी। पीस कीपर लॉन्च किया जाए, डॉक्टर मूलचंद ने तहकुमाना लहजे में कहा। तो इसके साथ ही क्रेन हरकत में आई और उसकी ग्रिप में मौजूद हलाई से आहिस्ता आहिस्ता इस खुली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ दो आदमी पाइपों पर मौजूद थे। इन दोनों ने भी सफ़ेद कोट पहने हुए थे। उन्होंने हाथों से इसे एडजस्ट करना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हलाई सियारा मिसाइल के इस खुले हिस्से में दाखिल होता चला गया। फिर सियारा मिसाइल के अंदर चला गया। ठीक है, ग्रिप खत्म कर दी जाए, मिसाइल के अंदर से आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद क्रेन के ग्रिप वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। जब वो काफ़ी पीछे आ गया तो वहाँ मौजूद सफ़ेद कोट वाले दो आदमी भी उछक कर इस खुली जगह में दाखिल हो गए। डॉक्टर साहब, फाइनल ऑपरेशन का टाइम आपने क्या रखा है? डॉक्टर मूलचंद के करीब खड़े एक सफ़ेद कोट वाले ने कहा। इसके एडजस्ट होने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे अब से 3 या 4 घंटों बाद फाइनल ऑपरेशन कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर विजय? डॉक्टर मूलचंद ने कहा। मुझे सदर साहब ने हुक्म दिया है कि मैं उन्हें वक्त से पहले आगाह कर दूं। जब ऑपरेशन फाइनल हो जाए तो फिर इत्तला दूं, क्योंकि उन्होंने इसराइल की सदर साहब को इत्तला देनी है। डॉक्टर विजय ने मुतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ अच्छा, तो उन्हें कह दें कि अब से 3 घंटे बाद ऑपरेशन फायर हो जाएगा और पीस कीपर हला में फायर कर दिया जाएगा। डॉक्टर मूलचंद ने कहा। ठीक है सर, मैं इत्तला देकर अभी आता हूँ, डॉक्टर विजय ने कहा और वापस मुड़कर एक दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बड़े हॉल कमरे में इमरान के साथी मौजूद थे। जबकि इमरान साइड रूम से बाहर निकल रहा था। क्या पता चला इमरान साहब कहाँ है? वो लॉन्चिंग पैड, सफदर ने बेचैन से लहजे में कहा। लॉन्चिंग पैड इस सिक्योरिटी जोन से मुल्हिक है, लेकिन दरमियान में रेड ब्लॉक्स की दीवार है और उसे दूसरी तरफ से ही खोला जा सकता है, इमरान ने जवाब दिया। फिर इस पर जूलिया ने कहा। जिससे मैंने पूछगिछ की है उसका नाम कर्नल कमांडर है। दूसरा आदमी जो हलाक हो गया है उसका नाम कैप्टन जेराल्ड है। कैप्टन जेराल्ड यहाँ मशीन इंचार्ज था, जबकि कर्नल कमांडर यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है। ये काफिरिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का स्पेशल ग्रुप है। यहाँ नीचे सिर्फ कर्नल कमांडर था, जबकि उसके ग्रुप के 3 आदमी ऊपर पहाड़ियों पर कैंप लगाकर पहरा दे रहे हैं। इमरान ने कहा। लॉन्चिंग पैड का इंचार्ज कौन है? सफदर ने कहा। डॉक्टर मूलचंद है, अब उससे बात करना पड़ेगी, इमरान ने कहा। क्या उसका नंबर मालूम हो गया है आपको? सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। फिर एक तरफ कोने में पड़े हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फ़ोन में लाउडर भी मौजूद था। उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया ताकि उसके साथी भी दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुन सके। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस डॉक्टर मूलचंद बोल रहा हूँ, एक बड़ी बलगमज़दा खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी चीफ कर्नल कमांडर बोल रहा हूँ जनाब। इमरान के मुंह से कर्नल कमांडर जैसी आवाज़ निकली। लहजा भी बिल्कुल वही था। क्यों डिस्टर्ब किया है आपने? इस वक्त मामलात फाइनल स्टेज पर हैं और हम बेहद मसरूफ़ है, डॉक्टर मूलचंद ने उसीले लहजे में कहा। जनाब, मैंने इसीलिए फ़ोन किया है कि अगर आप मुझे भी ये दिलकश नज़ारा देखने की इजाज़त दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, इमरान ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। सॉरी, अब वक्त नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा निस्फ घंटे बाद ऑपरेशन फाइनल कर दिया जाएगा और पीस कीपर को हला में फायर कर दिया जाएगा। और हम काफिरिस्तान के सदर साहब को हतमी वक्त भी दे चुके हैं और उन्होंने इसराइल के सदर को भी वक्त दे दिया है, इसीलिए सॉरी, दूसरी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। हम बर वक्त पहुंचे हैं, निस्फ घंटा रह गया है और हमें हर सूरत में इस फाइनल ऑपरेशन को रोकना है, आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो सबके चेहरों पर एक लहर तशवीश के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, इस कर्नल कमांडर को जिंदा तो नहीं छोड़ दिया आपने? सफदर ने कहा। नहीं, मैंने उसे खत्म कर दिया है, आओ जल्दी करो, वक्त बेहद कम है, इमरान ने कहा। और फिर इस कमरे से निकलकर एक राहदारी से गुजरकर वो एक गैलरी नुमा जगह पर आ गई जहाँ एक सुरखान की दीवार ऊपर न जाने कहाँ तक जा रही थी। ये दीवार तो रेड ब्लॉक्स की है, लेकिन इसकी तामीर का अंदाज बता रहा है कि इसमें बाकायदा दरवाज़ा रखा गया है। दीवार तो जाहिर है एटम बम से भी नहीं टूट सकती, लेकिन दरवाज़ा खोला जा सकता है, इमरान ने दीवार को बगौर देखते हुए कहा। फिर आगे बढ़कर उसने दीवार पर लंबाई के रुख पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक जगह उसके हाथ रुक गया। उसने वहाँ 2-3 बार हाथ थपथपाया। यहाँ दरवाज़ा है, इमरान ने हाथ को ऊपर से नीचे तक फेरते हुए कहा। लेकिन ये खुलेगा कैसे? जूलिया ने कहा। इसके नीचे मैकेनिज्म मौजूद होगा, इमरान ने एकड़ों बैठते हुए कहा। लेकिन वो तो अंदर मौजूद होगा, फिर कैसे खोलेंगे आप? कैप्टन शकील ने कहा। सफदर, तुम्हारे पास बारीक नोकदार हंजर होता है? इमरान ने गर्दन मोड़कर कहा। हाँ है, सफदर ने कहा और कोट की अंदरूनी जेब से एक बारीक नोकदार हंजर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने हंजर लेकर उसकी नोक से इस जगह को कुरेदना शुरू कर दिया जहां दीवार और फर्श मिलता था। कुछ देर की कोशिश के बाद एक सुर्ख रंग की तार वहां नजर आने लग गई। इमरान साहब, जो कुछ करें जल्दी करें, अगर ये पीस कीपर हला में फायर हो गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे मालूम है, इमरान ने जवाब दिया। वो मुसलसल इस सुर्ख रंग की तार को कुरेद कर बाहर निकालने की कोशिश में मसरूफ था। थोड़ी सी कोशिश से उसने काफ़ी ज़्यादा लंबाई में तार को बाहर निकाल लिया। फिर उसने जेब से रुमाल निकाला और उसे हंजर के दस्ते पर अच्छी तरह लपेट कर पकड़ा और पूरी कुव्वत से हंजर को इस तरह इस तार पर मारा जैसे कुल्हाड़ी का वार किया जाता है। इसके साथ ही तार में से चिंगारियां निकली, लेकिन दूसरा वार होते ही तार कट गई तो इमरान उठ खड़ा हुआ। उसने रुमाल हटाकर हंजर वापस सफदर की तरफ बढ़ा दिया। दरवाजे का मैकेनिज्म ऑफ हो चुका है, अब ये आसानी से खुल जाएगा। मशीन पिस्टल्स हाथों में ले लो, हमारे पास वक्त बेहद कम है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने दीवार पर हाथ रखकर उसे दबाया तो एक दरवाज़ा सा अंदर की तरफ खुलता चला गया और इमरान ने जेब में हाथ डालकर उसमें से मशीन पिस्टल निकाला और अंदर कदम रख दिया।